हेलो गाइस, वेलकम टू योर करियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ नेहा शर्मा। बात करेंगे यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और केबीएस पीजीटी हिस्ट्री, राइट। तो ये जो मॉक टेस्ट होगा, हमारा मॉक टेस्ट 4 है, 3 हमारे हो चुके हैं। तो फ्रेंड, जो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आई थी यूपी पीजीटी टीजीटी की, तो जो उसका नोटिफिकेशन था, जो विज्ञापन था, वो निरस्त हो चुका है। तो 10-15 दिन में वो मतलब रिवाइज होकर आ जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके जो व्यापारिक केंद्र थे, ट्रेड सेंटर थे, तो मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापारिक बंदरगाह थे, ठीक है, जो ट्रेड पोर्ट थे, वो कौन से थे। एलम था, ओमान था, बहरीन था या अफ़गानिस्तान था। तो वो था बहरीन, राइट। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन लोगों के किस बाह्य देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे। जो हड़प्पाकालीन पीपल थे, उनके किस कंट्री के साथ मतलब घनिष्ठ संबंध थे, ये बताना है। तो बहरीन था, ईरान था, मेसोपोटामिया था या मिस्र था। तो वो था मेसोपोटामिया, राइट। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो हड़प्पाकालीन लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। व्हीलर ने किस स्थान में पाए गए नरकंकालों के आधार पर हड़प्पाकालीन लोगों पर किसी सैनिक आक्रमण अथवा नरसंहार का उल्लेख किया है। तो कहाँ किया है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, चन्होदड़ो में या देसलपुर में। तो ये किया है मोहनजोदड़ो में, राइट। और मोहनजोदड़ो से एक नृत्य प्रतिमा भी मिली है, एक नृत्यांगना की, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नेसदी था, देशलपुर था, दैमाबाद था या रंगपुर था। मतलब पशुपालक कहाँ पर थे हड़प्पाकालीन नगरों में। तो ये था नेसदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निश्चित रूप से एक बंदरगाह नगर था। लोथल था, बालाकोट था, सुतकांगेडोर था या सुरकोटला था। तो ये था लोथल, राइट। यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है लोथल से, राइट। तो ये क्या था, ये एक बंदरगाह था, बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी है। लोथल है, कालीबंगा है, कुंतासी है या धौलावीरा है। तो ये है धौलावीरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में अग्नि वेदियों की खोज से अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। मतलब कौन सा स्थान है जहाँ से अग्नि वेदियाँ मिली हैं और उससे पता चलता है कि यहाँ अग्नि पूजा होती थी। सुरकोटला रंगपुर है, रंगपुर आलमगीरपुर है, लोथल कालीबंगा और मोहनजोदड़ो हैं या चन्होदड़ो कायथा प्रभास और दैमाबाद हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, राइट। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत और यूनानी लैटिन आदि भाषाओं की समान पितृमूलक उत्पत्ति के आधार पर वैदिक संस्कृति एवं अनेक यूरोपियन तथा कुछ पश्चिम एशियाई भाषाओं के मध्य विस्मयकारी समानता संबंधी विचारधारा प्रस्तावित की थी। तो किसने की थी, मैक्स मूलर ने, सर विलियम जोन्स ने, मोनियर विलियम्स ने या पी कोयुरडॉक्स ने। तो ये की थी फ्रेंड सर विलियम जोन्स ने, राइट। नेक्स्ट है, आर्यों या भारतीय आर्यों के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सर्वाधिक मान्य स्वीकार किया जाता है। जो आर्य आए थे भारत में, उनके मूल स्थान के बारे में अनेक मतभेद है, ठीक है। कोई यूरोप बताता है, कोई मध्य एशिया बताता है। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली है वो किस स्थान को मिली है, भारत को, केंद्रीय यूरोप को, केंद्रीय एशिया को या अफ़गानिस्तान को। तो ये मिली है सेंट्रल एशिया यानी कि केंद्रीय एशिया को। किस साक्ष्य के आधार पर दक्षिणी रूस केंद्रीय एशिया को आर्यों का मूल प्रदेश माना जाता है। मतलब किस आधार पर, कौन सा ऐसा बेस था जिसके आधार पर मान लिया गया कि सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे। जो मूल प्रदेश था आर्यों का वो था सेंट्रल एशिया। तो नृशास्त्रीय है, भाषा शास्त्रीय है, प्रजातीय है या पुरातात्विक। तो ये है भाषा शास्त्रीय, भाषा के आधार पर इनको माना गया है कि सेंट्रल एशिया से
बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश जहां आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां स्थापित की थीं कि निम्नलिखित में से किससे सही पहचान की जा सकती है? सिंधु घाटी प्रदेश से, पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र से, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर गंगा की घाटी तक का क्षेत्र, या सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का देश। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उस देश को क्या कहा गया था? सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था। राइट। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था? भारतीय गंगा घाटी प्रदेश था, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र था, सिंधु घाटी था, स्वात एवं सिंधु के बीच का क्षेत्र था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंजाब और दिल्ली का जो क्षेत्र था उसे जो ऋग्वैदिक कालीन हमारी सभ्यता थी उसका वो क्या था? मुख्य केंद्र था, सेंट्रल था। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट कहाँ था उसका? पंजाब और दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान निम्नलिखित में से किस नदी प्रदेश तक ही सीमित था? जो प्रारंभिक आर्य थे, जो मतलब स्टार्टिंग में आर्य आए थे, उनका जो ज्योग्राफिकल नॉलेज थी उनकी, ठीक है, तो किस प्रदेश तक सीमित थी ये बताना है। सिंधु नदी तक, गंगा नदी तक, यमुना नदी या घग्गर नदी? तो इसमें होगा यमुना नदी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्य अप्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्धों जिनमें दशराग्य युद्ध सबसे प्रसिद्ध है का मुख्य कारण क्या था? जो दशराग्य युद्ध हुआ था उसका कारण बताना है, उसका रीजन क्या था जिसकी वजह से वो युद्ध हुआ था। पुरोहितों के षड्यंत्र थे, शक्ति प्रदर्शन हेतु था, विदेशी आक्रमणों के रूप में था, या पशुओं और भूमि संबंधी विवाद के लिए था? तो ये था पशुओं और भूमि संबंधी विवाद के लिए। राइट, पशुओं के लिए पहले युद्ध हो जाते थे पशुओं को लेकर। नेक्स्ट है संगम साहित्य का अंतिम 10 ग्राम्य काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किस नाम से विख्यात है? टोलकाप्पियम, कराल या कुराल, मणि मेकले या पत्तू पट्टू? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पत्तू पपट्टू। राइट, इसमें 10 ग्राम्य काव्य संग्रह मिलता है। राइट, मतलब 10 ग्राम्य काव्य संग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है संगम युग की निम्नलिखित किस रचना को प्राचीन तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति माना जाता है? जो संगम युग की तमिल साहित्य रचना है, ठीक है, तो कौन सी महत्वपूर्ण कृति है? तोलकाप्यम है, पादी एनी नुकिल काना कक्कू है, या एर्तु तोगई है, या पत्तू पपट्टू है? तो ये है फ्रेंड एर्तु तोगई। राइट। नेक्स्ट है तमिल इतिहास में संगम शब्द किससे संबद्ध है? जो संगम है वो किससे संबंधित है? कांची के महान पल्लव वंश के शासनकाल में विरचित साहित्य से, ईसा की आरंभिक शताब्दियों पांड्य राजाओं की प्रशंसा में विरचित कविताएं, कलाकारों को संरक्षण देने वाले चोल राजाओं के दरबारी कवियों की रचनाएं, या मदुरई के पांड्य राज्यों के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। राइट, जो ये आयोजित परिषद होती थी इसको संगम बोला जाता था। ठीक है, और होती किसकी थी ये? तमिल विद्वानों की। नेक्स्ट है नीचे दिए गए मानचित्र में छायित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नांकित में से कौन सा एक विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? ठीक है, ये बी और ए दो पार्ट दिए गए हैं जो कि अकबर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो बताना है इसमें ये कौन कौन से पार्ट हैं। 1557 में अकबर गोलकुंडा लाहौर, 1557 में अकबर खानदेश और मुल्तान, 1605 में अकबर गोंडवाना और मुल्तान, 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा डी। राइट, 1605 में ए जो होगा गोंडवाना होगा और बी जो होगा ये लाहौर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, तो आपके इसमें राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 19 से 23 तक ये क्वेश्चन होंगे। राइट,
ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखते हैं अपना 19 क्वेश्चन। कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन का प्रारंभ किया था। कारण क्या है? इस अधिनियम ने द्विसदन को केंद्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया किंतु प्रांतीय स्तर पर उसका उन्मूलन किया। तो बताना है आपको कथन कारण क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी, मतलब कथन और कारण दोनों सही है बट एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन को द्विसूत्रीय अल्टीमेटम को कई कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज के संकल्प से दुखद अवरोहण माना था। कारण क्या है? अन्य बातों के साथ साथ इसमें केवल स्वप्रभुत्व की स्थिति की मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि ए सही है, ये सही है, लेकिन कारण क्या है? इसका कारण गलत है। राइट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने अपने इतिहास में पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान वास्तविक रूप से जनता का समर्थन प्राप्त किया था। कारण क्या है? अधिक संख्या में किसान व मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। ए मतलब ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण देता है उसका। राइट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए 1891 का आयु सीमा अधिनियम के अध्यादेश का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1891 में आयु सीमा अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, तो ये जो अध्यादेश लाया गया था इसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। कारण क्या था? उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के धार्मिक तथा सामाजिक रिवाजों में दखल देने का हक नहीं था। तो इसमें बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें फ्रेंड ए होगा। ए मतलब ए और आर दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं और एक आर की सही स्पष्टीकरण देता है। राइट। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के विपणन सुधारों का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को लाभ पहुंचाना था। कारण क्या है? उसने सैनिकों को युद्ध में लूटे गए माल का केवल 1/5 अंश राज्य के लिए छोड़कर शेष 4/5 अंश स्वयं लेने की अनुमति दी थी। तो क्या ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या ए सही आर गलत है, या आर सही ए गलत है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। सी यानी कि ए सही है परंतु जो उसका रीजन है, रीजन आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से है? तो इसमें तिथि बतानी है 544 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, या 485 ईसा पूर्व। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 487 ईसा पूर्व। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? उनका रियल नेम बताना है। सिद्धार्थ था, तथागत था, गौतम था, या बौद्धायन था? तो उनका जो राइट नेम था, वास्तविक नेम था, वो था सिद्धार्थ। राइट, बचपन का नाम। नेक्स्ट है, पांचरात्र मूलतः किसके उपासक थे? जो पांचरात्र थे किसकी पूजा करते थे ये बताना है। नारायण विष्णु के, पांच वृषणी वीरों के, वासुदेव कृष्ण और उनके भाई बलराम के, या त्रिमूर्ति के? तो वो थे नारायण विष्णु के। नेक्स्ट है, पांचरात्र तथा भागवत संप्रदाय अंततः किसमें विलीन हो गए थे? ये जो दोनों संप्रदाय थे ये किसमें विलीन हो गए थे ये बताना है। वैष्णव धर्म में, शैव धर्म में, शाक्त धर्म में, या तंत्रवाद में? तो ये हो गए थे वैष्णव धर्म में। ठीक है, ये विष्णु की पूजा कर रहे थे पांचरात्र वाले, तो ऑब्वियसली किसमें हो जाते? वैष्णव धर्म में। भागवत संप्रदाय का सबसे प्रारंभिक ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? मतलब यूनानी ऐसा कौन था जिसने भागवत संप्रदाय का अनुयाय किया था? मेगास्थनीज था, अल्किदस था, हेलियोडोरस था, या डेमेट्रियस था?
तो वो था हेलियोडोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? भागवत पुराण में, महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में या अथर्ववेद में? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, राइट। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय को कब प्राधान्य मिला और इसका पश्चिमी केंद्रीय भारत और दक्कन में इसका कब प्रसार हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में या तीसरी शताब्दी ईसवी में? तो ये हुआ था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया था? जो अशोक के शिलालेख थे और उसकी जो ब्राह्मी लिपि थी उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, मैक्स मूलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने या मार्टिमर व्हीलर ने? तो ये बताया था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शिलालेख है जिसकी 1915 में खोज की गई थी और जिसमें इसके लेखक का नाम अशोक प्रियदर्शी दिया गया है? ठीक है, मतलब इसको लिखने वाले का नाम अशोक प्रियदर्शी। यहाँ सिंपल सा समझें तो अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी किस शिलालेख में मिलता है ये बताना है आपको। मानचेहरा शिलालेख में, गिरनार शिलालेख में, मास्की शिलालेख में या सारनाथ स्तंभलेख में? तो ये मिलता है मास्की में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख को अशोक द्वारा प्रसारित नहीं किया गया था? जूनागढ़ शिलालेख, भाबरू शिलालेख, कलिंग शिलालेख या दिल्ली टोपरा स्तंभलेख? तो कौन सा था जो उसके द्वारा नहीं किया गया था? ये था जूनागढ़। नेक्स्ट है, ये युग्म दिया गया है यहाँ पे, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इसमें वो बताना है। अशोक की माता सुभद्रांगी या धर्मा थी, अशोक की पत्नी विदिशा या महादेवी थी, अशोक का जामाता अग्नि ब्रह्मा था, अशोक का छोटा भाई कुणाल था? तो इसमें रॉन्ग मैच बताना है, रॉन्ग मैच कौन सा है? तो वो है डी, राइट, अशोक का छोटा भाई कुणाल था, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट है, वह किसने उल्लेखित किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था? प्लूटार्क, जस्टिन, मैगस्थनीज या एरियन? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जस्टिन, राइट। दुर्भाग्यवश मैगस्थनीज की मूल रचना इंडिका, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो इसकी जो इंडिका थी ये मूल रूप से अप्राप्य है, मतलब प्राप्त नहीं होती है, और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में केवल इसके उद्धरण ही मिलते हैं। किस परवर्ती यूनानी लेखक ने मैगस्थनीज की इस रचना के उद्धृत नहीं किए हैं? पिलिनी ने, स्ट्रैबो ने, डियोडोरस ने या एरियन ने? तो कौन था जिसने उद्धरण नहीं किया है इसका? तो वो था पिलनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्यापारिक एवं हस्तशिल्प श्रेणियों तथा निगमों का सामाजिक आर्थिक महत्व यह था कि, क्या महत्व था? उन्होंने वर्ण विशेष के व्यापारिक एवं व्यवसायिक एकाधिकार को बनाए रखा, वे जातियों में परिवर्तित हो गए, उन्होंने सामाजिक अनुशासन लागू किया, उन्होंने व्यापार और हस्तशिल्प उद्योगों को आर्थिक सहायता एवं संगठन प्रदान किया? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। वर्ण विशेष के जो व्यापारिक और व्यावसायिक एकाधिकार थे उनको बनाए रखा था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं विस्तार में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? जो व्यापार और वाणिज्य था उसका डेवलपमेंट में और उसके विस्तार में, ठीक है, किसने सबसे ज़्यादा योगदान किया था? मौर्य वंश ने, हिंदू यूनानी शक कुषाण वंशों का, शुंग का या साम्राज्यवादी गुप्त सम्राटों का? तो ये था वर्ण हिंद यूनानी शक और कुषाण वंशों का, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तार किया था इसका। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कंटक शोधन संबंधी अध्याय मुख्यतः किसका वर्णन करता है? सिंपल सा समझें तो कंटक शोधन किसको कहा जाता है? जो कंटक शोधन था इस अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? लाभांश, मजदूरी और कीमतों के विनिमयन का, वस्तुओं में मिलावट के विरुद्ध अधिनियम का, शासन द्वारा व्यापारियों और दस्तकारों पर कठोर नियंत्रण,
राज्य द्वारा व्यापारियों एवं हस्तशिल्पियों के हितों की सुरक्षा के उपाय। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। सी यानी कि शासन द्वारा व्यापारियों एवं दस्तकारों पर कठोर नियंत्रण। ये कंटक शोधन में वर्णन किया गया है। भारत और पश्चिम एशिया के मध्य मुख्य स्थल मार्ग कहाँ से गुजरता था? खैबर दर्रा और काबुल की घाटी से, खैबर और बोलन दर्रे से, तक्षशिला पेशावर और काबुल से, काबुल और बामियान से। तो ये गुजरता था खैबर दर्रा और काबुल की घाटी से। राइट। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के उदय से संबंधित विचारधारा का इस आधार पर खंडन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी, भूमि पर व्यक्ति का स्वामित्व भी था और किसानों की स्थिति कृषक दासों जैसी नहीं थी, प्रयुक्त ए और बी दोनों, ब्राह्मणों एवं शासक वर्ग के मध्य कोई गठबंधन नहीं था। तो किस आधार पर इसका खंडन किया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन होगा इसमें ए यानी कि सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी, इस बात का ये क्या करता है? खंडन करता है। नेक्स्ट है विष्टि शब्द का अर्थ है। जो विष्टि है किसके लिए प्रयोग किया गया है? भूमिहीन कृषक के लिए, भूमि कर का मुफ्त श्रम के रूप में आंशिक भुगतान, या बेगार के लिए, या प्रयुक्त बी तथा सी दोनों। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी यानी कि बी और सी दोनों। भूमि कर का मुफ्त श्रम मतलब बेगार जो बंधुआ मजदूरी थी, उसके काम के बदले उन्हें कोई पगार न देना। नेक्स्ट है राजस्व विषयक तथा प्रशासकीय रियायतों एवं सुविधाओं सहित ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान प्रदान करने की प्रथा का किसने प्रचलन प्रारंभ किया था? मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें भूमि का अनुदान देने की प्रथा किसने चालू की थी? मौर्यों ने, सातवाहन ने, कुषाण ने, या गुप्त ने? तो ये की थी सातवाहन शासकों ने। राइट। नेक्स्ट है भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था। क्या था? करारोपण का अधिकार, कर भुगतान से छूट, अनुदान में प्राप्त भूमि प्रशासन की व्यवस्था, या अतिरिक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी यानी कि कर भुगतान से छूट। नेक्स्ट है अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त करने वाले लोगों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था। जो भूमि अनुदान में दी जाती थी, ठीक है, उससे लोगों की जो प्रशासनिक अधिकार थे, ठीक है, उसमें मतलब क्या बढ़ोतरी हुई थी, क्या उसके रिजल्ट रहे थे, ये बताना है। दान में प्रदत्त ग्रामों की स्थिति अर्ध स्वतंत्र हो जाती थी, भूमि के औपनिवेशीकरण की तीव्र गति हो गई, इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण शिथिल हो गया, इससे राजा एवं उसकी प्रजा के मध्य मध्यस्थ वर्गों का उदय हुआ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी यानी कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण क्या हो गया था? शिथिल हो गया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में जाति प्रथा के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होने वाले दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी पक्ष क्या थे? नारियों की स्थिति और वैवाहिक संस्था, खान पान और रीति रिवाज, सामाजिक नैतिकता और स्त्रियों की स्थिति, नगरीय जीवन और आमोद प्रमोद। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए यानी कि नारियों की स्थिति और वैवाहिक संस्था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? लौकिक और धार्मिक साहित्य, विदेशी विवरण, उपयुक्त ए और बी दोनों, अभिलेखीय स्रोत और पुराण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी यानी कि ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट है विस्तृत सामाजिक नियमों एवं विनियमों का किसमें प्रस्तावित किया गया है? जो सामाजिक नियम थे, विनियम थे, उनको किसमें प्रस्तावित किया गया है? स्मृति में, गृहसूत्र में, उपयुक्त ए और बी दोनों में, पुराण और नीति साहित्य में। तो ये किया गया है दोनों में, स्मृति में भी है और गृहसूत्र में भी है, दोनों में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस में परिवर्तित हो गई थी? वंशानुगत जाति बन गई थी। उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, या पूर्व मध्य काल में?
तो ये हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, राइट। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी थी इस टाइम। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो किसका सूचक था ये था प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ठीक है। वो अपने पूर्वज मानते थे और उसी का नाम अपने नाम के आगे ऐड कर देते थे, उसी को कहा जाता है गोत्र, राइट। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधान से अंत्येष्टि तक कितने संस्कार संपन्न करने पड़ते हैं? 16, 12, 10 या 8? तो कितने संस्कार होते हैं उसके? वो होते हैं 16, राइट। नेक्स्ट है, कलहण लोहार वंश के किस शासक का समकालीन था? हर्ष, उत्कर्ष, कलश या अनंत? तो ये था फ्रेंड हर्ष। नेक्स्ट, नीचे मैप दिया गया है, इसमें आपको ये प्लेस बताने हैं 1 2 3 4, ये कौन से हैं, ठीक है। सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है और भोसले हैं। होलकर हैं, सिंधिया हैं, गायकवाड़ हैं और भोसले हैं। गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, सिंधिया हैं और होलकर हैं। सिंधिया हैं, होलकर हैं, भोसले हैं और गायकवाड़ हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र बताना, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, राइट। मतलब ये किसके अंडर आते थे? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा, ये होगा सिंधिया, राइट। ये होलकर, गायकवाड़ और यहाँ भोसले, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध त्रिकोणात्मक जो मतलब संघर्ष हुआ था पालों एवं गुर्जर प्रतिहारों ने इस कारण संघर्ष किया क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ क्या चाहती थीं? ये बताना क्या चाहती थी वो? कन्नौज पर उनकी प्रभुसत्ता की स्थापना हो, या जिससे कि कन्नौज उनका एक क्या हो, सामंत राज्य बन जाए, या गंगा के माध्यम से नदी मार्ग होने वाले व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए, या राष्ट्रकूट आयुध गठबंधन का भंग किया जा सके। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि कन्नौज पर उनकी प्रभुसत्ता की स्थापना हो जाए, ठीक है। कन्नौज को लेकर इनमें आपस में लड़ाई हुई थी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों में संघर्ष हुआ था। त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? जो पालों की तरफ से पहला शासक लड़ा था त्रिसत्तात्मक संघर्ष में, वो कौन था? गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था या महिपाल प्रथम था? तो वो था धर्मपाल, राइट। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण के एक शासक राजवंश का वह कौन शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि वह विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा तथा चीन और तुर्की के बादशाहों के समतुल्य था? किसको कहा गया था? अमोघवर्ष को, जो राष्ट्रकूट से संबंधित था, नंदीवर्मन जो कि पल्लव वंश से था, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश से था, वीर और सुंदर जो पांड्य वंश से थे। तो किसको कहा गया था, किसके बारे में कहा गया था? तो ये कहा गया था अमोघवर्ष के बारे में, जो कि राष्ट्रकूट राजा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? मतलब किसको नष्ट करने के बाद में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कांची के पल्लव या मथुरा के पांड्य? तो ये थे कांची के पल्लव, ठीक है। इनको नष्ट करके चोल वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब चोलों की जो वास्तविक स्थापना की थी वो किसने की थी? विजयालय ने, परांतक प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या राजेंद्र प्रथम ने? तो ये की थी परांतक प्रथम ने, राइट। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, अधिराजेंद्र ने
या परांतक प्रथम ने? तो ये किया था राजराज ने। नेक्स्ट, राजराज प्रथम का चेरों, पांड्यों, श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था? उनकी प्रचुर संपदा को लूटना, अपने राज्य की आय को बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को उन्मुक्त करना, पश्चिमी देशों के बाजारों पर अधिकार करना, जिन पर इन 3 राज्यों का एकाधिकार था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी थी? सीरी था, तुगलकाबाद था, मेहरौली था या हौज़े खास था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मेहरौली। ठीक है, यहाँ स्तंभ लेख भी है मेहरौली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था? अब्बास खान शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी या मिनहाज उस सिराज? तो कौन नहीं था सल्तनत कालीन इसमें? वो था अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, बाकी ये तीनों थे। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक, एथनेसियस निकितन? तो कौन था? वो था फ्रेंड अब्दुल रज़ाक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्थापित राजवंश को दास वंश या ममलूक वंश कहना क्यों अनुचित है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके द्वारा जो संस्थापित राज्य था उसको दास वंश कहना या ममलूक वंश कहना क्यों अनुचित है, ये बताना है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश के अन्य सुल्तान दास नहीं थे, क्योंकि केवल 3 सुल्तान ही अपने प्रारंभिक जीवन में दास रह चुके थे और बाद में उन्हें उनके स्वामियों द्वारा दासता से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपना जीवन दास के रूप में शुरू किया था, क्योंकि इस वंश के सभी शासक एक परिवार के नहीं थे। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है, इसमें होगा बी साइड। 3 सुल्तान ही कैसे थे जो दास रहे थे, उसके बाद में जो उनके स्वामी थे उन्हें दासता से क्या कर दिया गया था, उनके द्वारा मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इल्वरी तुर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे तुर्किस्तान के इल्वरी जनजाति के थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इल्वरी जनजाति का नहीं था, ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, इल्तुतमिश नहीं था, नासिरुद्दीन महमूद नहीं था या गयासुद्दीन बलबन नहीं था? तो वो था फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये इल्वरी तुर्क नहीं था। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह था, इल्तुतमिश था या नासिरुद्दीन महमूद था? तो ये था फ्रेंड इल्तुतमिश। ठीक है, ये स्वतंत्र शासक बना था। मध्यकालीन इस्लामी मुद्रा व्यवस्था का जन्मदाता तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आराम शाह, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद या बलबन? तो ये था फ्रेंड इल्तुतमिश। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को। नेक्स्ट, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या गयासुद्दीन तुगलक था? तो ये था बलबन। राइट, इसकी रक्त एवं लोह की नीति भी बहुत प्रसिद्ध है बलबन की। नेक्स्ट है, दीवान अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा? या फिरोज तुगलक के द्वारा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो मूलतः निम्न जातीय परिवारी हिंदू था, बाद में जिसने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया एवं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर बलात् अधिकार कर लिया था? कौन था? मलिक काफूर, खुसरो खां, अमीर खुसरो या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह?
तो वो था खुसरो खां। ठीक है, ये एक हिंदू था जिसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था और इसने अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के उपरांत क्या किया था, राजगद्दी पर बलात् अधिकार किया था, जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किसे गद्दी प्राप्त हुई थी। इसके बाद में किसको गद्दी मिली थी? दौलत खां लोदी को, खिज़्र खां को, मोहम्मद खां को या अबू बकर को? तो ये मिली थी दौलत खां लोदी को। नेक्स्ट है बंगाल के इलियास शाही राजवंश का वह कौन सुल्तान था जिसने चीन के मिंग राजवंश के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया था? शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह, ग्यासुद्दीन आजम शाह या नासिरुद्दीन महमूद शाह? तो ये था ग्यासुद्दीन आजम शाह। 15वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में बंगाल की राजनीति में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीयता वाले दासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब उनकी नेशनलिटी क्या थी उन दासों की? तुर्क थे, अफगान थे, अबिसिनियाई थे या अरब थे? तो ये थे अबिसिनियाई, राइट। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम के नाम पर इतिहास में चर्चित है क्योंकि यह तमिल संगम की महानता से अनुप्राणित था। विजयनगर तुंगभद्रा कृष्णा नदियों के संगम पर स्थित था। यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। हरिहर और बुक्का ने साम्राज्य की स्थापना का उत्सव मनाने के लिए कवियों की एक बड़ी सभा आयोजित की थी जिसे संगम कहा गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन होगा इसमें सी। ठीक है, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था, इसलिए इसका नाम संगम पड़ गया था। किस नदी के तट पर विजयनगर राजधानी स्थित थी? वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो ये है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर राज्य स्थित था। नेक्स्ट है किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? किसने भेजा था? हरिहर प्रथम ने, वुक्का प्रथम ने, वुक्का द्वितीय ने या हरिहर द्वितीय ने? तो ये भेजा था वुक्का प्रथम ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की क्या की थी? स्थापना। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य के राज्य सिंहासन को पहली बार बलात् हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तुलु वंश की, सालु वंश की, अरविंदु वंश की या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सालु वंश। ठीक है, सालु वंश आता है इसके बाद में। नेक्स्ट है इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ था? सिंध के अरब आक्रमणकारियों से, 11वीं 12वीं सदी के तुर्क आक्रमणकारियों से, मालाबार तट के अरब व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों के फारसियों तथा अरबों के साथ संपर्क से? तो कैसे हुआ था? ये हुआ था मालाबार तट के अरब व्यापारियों के साथ। ठीक है, इस माध्यम से यहाँ इस्लाम भारत के संपर्क में आया था। नेक्स्ट है मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा था? वेदांत दर्शन का, यौगिक पद्धति का, ए बी दोनों का या रहस्यवाद का? तो ये है फ्रेंड उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी, वेदांत दर्शन और यौगिक पद्धति दोनों से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। ब्रह्मा या परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मलुकदास ने, सूरदास ने, चैतन्य ने या दादू दयाल ने? तो ये की थी दादू ने। ठीक है, ब्रह्म और या परम ब्रह्म संप्रदाय। किसने कहा था ब्रह्मांड वेद है, सृष्टि कुरान है? कबीर ने, बुल्ले शाह ने, रज्जब ने या गुरु नानक ने? तो ये कहा था रज्जब ने। नेक्स्ट ये मैच करना है। भक्ति संप्रदाय दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं, किसने कौन सा ठीक है संप्रदाय लेकर आया है? तो शंकरदेव, महानुभाव पंथ, जगजीवन, अलखनामी, लालगिरी, सतनामी और गोविंद प्रभु एक शरण धर्म। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा होगा शंकरदेव एक शरण धर्म। ठीक है, जगजीवन, सतनामी, लालगिरी, अलखनामी और गोविंद प्रभु होगा महानुभाव पंथ। तो राइट ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों को उनके अनुयायियों द्वारा प्रदान की गई वास्तविक उपाधियों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए संकेतों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। मतलब जो सूफी संत थे उनको उनके अनुयायियों के द्वारा कुछ उपाधियां दी गई थी, तो उनकी जो उपाधि थी उसके साथ उन्हें मैच करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, चिराग दिल्ली, शेख नासिरुद्दीन महमूद, महबूब इलाही, सैयद मोहम्मद गेसूदराज मुजद्दिद, शेख अहमद सरहिंदी, बंदा नवाज। तो इनकी कौन कौन सी उपाधियां थी ये बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, शेख नासिरुद्दीन महमूद, चिराग दहली, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, बंदा नवाज, शेख अहमद सरहिंदी, ये थे मुजद्दिद। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें बी। ठीक। किस महान सूफी संत ने कुरान तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों की कटु आलोचना की थी? किसने की थी? मियाँ मीर ने, बुल्ले शाह ने, यारी साहिब ने या शाह करीम ने? तो ये की थी बुल्ले शाह ने। नेक्स्ट इसमें मैच करना है सूफी संत को उनके सिलसिलों के साथ। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया कादरी, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी, मियाँ मीर चिश्तिया, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। तो ये बताना है कौन सा सूफी संत किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो ये था शेख निज़ामुद्दीन औलिया, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। जो बहाउद्दीन जकारिया थे ये सुहरावर्दी से थे, मियाँ मीर कादरी से थे और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। तो फ्रेंड यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। हैव ए नाइस डे। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.